नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं, फ्रांस और स्लोवाकिया। भारत फ्रांस संबंधों में नए अध्याय के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा फ्रांस के नीस शहर से शुरू होगी। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नीस पहुंचेंगे। 2026 भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री भारत इनोवेशन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा सौदों से आगे बढ़कर अब भारत फ्रांस की बात को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और डिजिटल साझेदारी तक पहुंच गई है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी भारत के प्रति उसके साझेदार देशों के विश्वास और उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाती है। बदलती और बटी हुई दुनिया में भारत और फ्रांस यानी दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक संतुलन के लिए कैसे है अहम, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वही बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अभिषेक बनर्जी के घर पर ताला तोड़कर कोलकाता पुलिस घुसी है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की कि कृषि मंत्रियों की बैठक जो हुई है ब्रिक्स देशों की, कृषि सहयोग को वैश्विक स्तर पर कैसे मजबूत कर रहे हैं ब्रिक्स देश। लेकिन इन सब पे नजर डालेंगे, उससे पहले आइए देखते हैं अभी तक की सुर्खियां। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना। प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में पीएम ने कहा, यात्रा यूरोप और G7 देशों के साथ भारत की भागीदारी को करेगी और सशक्त। ऐतिहासिक यात्रा से मिलेगी द्विपक्षीय संबंधों को नई गति। जनसंख्या बदलाव और घुसपैठ की जांच के लिए गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। गृहमंत्री ने दिए निर्देश, जनसांख्यिकी बदलावों के अध्ययन कर रिपोर्ट दे समिति। उच्च स्तरीय समिति सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने का आदेश। इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक में आपसी सहयोग को मिली नई दिशा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोहराई कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ समावेशी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता। ब्रिक्स देशों की सहमति से इंदौर डिक्लेरेशन भी हुआ जारी। असम सरकार का बड़ा फैसला, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के आधार जारी करने पर लगाई रोक। अवैध प्रवासियों पर रोक के लिए लगाई सख्ती। चाय बागान और अनुसूचित जनजातियों को फैसले से मिलेगी फिलहाल छूट। असम के जोरहाट में विमान दुर्घटना में 5 IAF जवान शहीद। हादसे के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर जताया गहरा दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरे के लिए भारत से रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत नीस से करेंगे, जहां 14 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक होगी। इसी साल दोनों देशों के संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया है। दोनों नेता इस साझेदारी की गहन समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का एक सबसे अहम आकर्षण भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित हो रहा ये इवेंट दोनों देशों के शीर्ष स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक मंच पर लाएगा, जिससे भारतीय और यूरोपीय टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। फ्रांस स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी अपने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत G7 में न केवल अपने लिए बोलेगा बल्कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी आवाज देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार 8वीं बार भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और साझेदार देशों के विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फ्रांस भारत की रणनीतिक सोच में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक
के स्तर पर ले जाया गया है और प्रधानमंत्री ने कहा कि नीस में राष्ट्रपति मैक्रो के साथ उनकी बैठक में फरवरी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और सहयोग के अगले चरण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 14 जून को राष्ट्रपति मैक्रो के साथ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने और उच्च शिक्षा क्षेत्र से निकल रहे नवाचारों को प्रोत्साहन देने का मंच बनेगा। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर भी जाएंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रातिस्लावा में उनके राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ बैठक होगी तथा दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद 18 जून को पेरिस में यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन विवा टेक 2026 में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन होगा, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच बढ़ती साझेदारी का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि फ्रांस और स्लोवाकिया की यह यात्रा यूरोप और G7 देशों के साथ भारत की भागीदारी को और मजबूती प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम वहां G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ प्रधानमंत्री के दौरे का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। पीएम 14 जून को नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान भारत फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। दोनों देशों ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर ले जाने का फैसला किया था। हमारे आसपास की जो दुनिया बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे आम निजी जीवन में निजी स्तर पे जिस तरह से उथल पुथल हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या हम दोनों देश मिलके इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज़ हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में से चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर के आया है। फ्रांस की एक अपनी ताकत रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैमाने पे। सो ये एक मेन कारण है कि हम दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह इसमें हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम। पीएम 16-17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम की यात्रा के दौरान 14 जून को नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ होगा। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति इस ग्लोबल कॉन्क्लेव का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इससे भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच मिलेगा। पीएम पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन विवा टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सामरिक साझेदारी से तकनीकी साझेदारी तक भारत और फ्रांस निरंतर अपने संबंधों में नए आयाम छूते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा भी इसी बदलाव को रेखांकित करता नजर आएगा, क्योंकि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए वैसे ही मजबूत साझेदारी को आधार बनाकर अब नवाचार, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और भविष्य की तकनीक को भी लेकर दोनों देश नया अध्याय गढ़ने को तैयार हैं। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और भारत इनोवेटर्स 2026 एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों, IIT, NIT, केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम से उभर रहे डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना है। इसका आयोजन फ्रांस के शहर नीस में 14 से 16 जून को किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो करेंगे। ये केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उस नए भारत की कहानी है जो विचारों को वैश्विक समाधान में बदल रहा है। फ्रांस के खूबसूरत शहर नीस में सज गया है एक ऐसा मंच जहां भारत की युवा प्रतिभा, तकनीकी नवाचार और उद्यमिता की शक्ति दुनिया के सामने प्रस्तुत करने को तैयार है। ये है शिक्षा मंत्रालय की ऐतिहासिक पहल भारत इनोवेट्स 2026, जिसका पहला संस्करण यहाँ आयोजित किया जा रहा है।
भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तहत आयोजित ये नवाचार का कुंभ वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है, जहां भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पोषित स्टार्टअप्स दुनिया के निवेशकों, उद्योग जगत, शोध संस्थानों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी साझेदारों से सीधे संवाद करेंगे। हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसको हम दिखा सकेंगे कि हमारे यहाँ अब टेक्नोलॉजी में, डीप टेक्नोलॉजी में किस तरीके की नई चीज़ें संभव हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको चाहे वो कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत हो, चाहे उनको मार्केट की ज़रूरत हो, चाहे उनको एकेडमिक टाइप्स की ज़रूरत हो, उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकें, तो ये इन दो चीज़ों को एड्रेस करने वाला है। भारत इनोवेट्स यात्रा वर्ष 2025 में शुरू हुई, जिसने देश भर में नवाचार की एक नई लहर पैदा की। गहन मूल्यांकन, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद देश के विभिन्न संस्थानों से उभरते 120 स्टार्टअप्स और डीप टेक उद्यमों को चुना गया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, एग्री टेक, क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित कर रहे हैं। भारत इनोवेट्स 2026 इन नवाचारों को वैश्विक मंच प्रदान कर रहा है, ताकि ये विचार प्रयोगशालाओं से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सके, जहां इन स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से मिलने, उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ संवाद करने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इस पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस की। मैं आपको बताता हूं कि डेडिकेटेड सेशंस किए। जैसे एग्जांपल मैं आपको टाइटल बताता हूं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्रैकिंग यूरोप, हाउ बिजनेस रियली गेट्स डन बियॉन्ड द पिच। उससे हमने स्टार्टअप्स को बताया कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बीते वर्षों में तकनीक, नवाचार, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल सहयोग को दोनों देशों के रिश्तों का नया आधार बनाया है। दोनों नेताओं ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का समाधान नवाचार, अनुसंधान और युवा प्रतिभाओं के माध्यम से ही संभव है। ऐसे में भारत इनोवेट्स 2026 दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, निवेश और स्टार्टअप साझेदारी के नए अवसर खोलेगा। जब ये हमारे 120 स्टार्टअप सेलेक्ट हो गए थे, तो सेलेक्ट होने के बाद ही हमने इन लोगों के बारे में विश्व को बताना शुरू किया। कुछ ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के किसी मार्केट में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके के टाइप्स आपको दिखाई देंगे जो कि नीस में होंगे। क्रिएट इन इंडिया, इनोवेट फॉर द वर्ल्ड, ये सोच भारत के नवाचार मिशन की आधारशिला बन चुकी है। ये केवल निवेश आकर्षित करने का मंच नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, अनुसंधान शक्ति और युवा ऊर्जा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर भी है। विचार से नवाचार तक और नवाचार से उद्यमिता तक, उद्यमिता से वैश्विक नेतृत्व तक, ये है आज का भारत, जहां का युवा सिर्फ भविष्य के बेहतर सपने ही नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें आकार भी देने की क्षमता रखता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ फ्रांस के शहर नीस पहुंचेंगे, तो यहाँ से भारतीय नवाचार की गूंज दुनिया तक पहुंचेगी। जब विश्व भी ये देखेगा कि क्यों आज के भारत को नवाचार का, इनोवेशन का पावर हाउस कहा जा सकता है। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन अंकित के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर 14 जून को इसका शुभारंभ करेंगे। इस 3 दिवसीय ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी के लिए इस शहर को क्यों चुना गया है, बता रही हैं हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा। ये है फ्रांस का तटीय शहर नीस। यहाँ अगर भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन हो रहा है तो इसके 5 बड़े कारण हैं जो आपको गिनाना चाहूंगी। पहला, यूरोप की सिलिकॉन वैली कहलाता है सोफिया एंटीपोलिस, जो यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर पर ही है। यानी नीस सोफिया एंटीपोलिस का प्रवेश द्वार है, जहाँ 2500 दिग्गज कंपनियां काम करती हैं और हजारों स्टार्टअप्स भी यहाँ काम करते हैं। दूसरा बड़ा कारण, इसको एआई का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि जो फ्रांस के 4 इंटरडिसिप्लिनरी एआई इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से एक नीस में ही है। तीसरा कारण यह है कि टॉप 15 विश्व की अगर स्मार्ट सिटीज को आप गिनते हैं तो उनमें एक आता है नीस भी, और नीस में ही स्मार्ट सिटी इनोवेशन सेंटर भी है, जहां जीरो कार्बन एमिशंस को लेकर सॉल्यूशंस की खोज की जाती है। चौथा बड़ा कारण यह है कि यहाँ बड़े
ऐसे इनोवेशन के स्टार्टअप प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहां लाखों यूरो की फंडिंग यहाँ के स्टार्टअप्स को मिल रही है। यानी यहाँ से अगर भारत इनोवेट्स का लॉन्च होता है तो इसका मतलब है कि जो यूरोप के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनसे हमारे स्टार्टअप्स को जुड़ने का एक बेहतरीन मौका है। और पांचवा सबसे बड़ा कारण, लैब टू मार्केट का एक अनोखा मॉडल है जो यहाँ काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिसर्चर्स के साथ, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी ये एक ऐसा मॉडल है जिसको हम भी अपनाना चाहते हैं। और इसी मंच से अगर हमारे शिक्षण संस्थानों से शुरू हुए स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स से मिलेंगे तो जाहिर है सफलता के नए आयाम भी गढ़े जाएंगे। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन अंकित के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा विशेष है भारत फ्रांस संबंध, तकनीक नवाचार पर फोकस। हमारे साथ दो विशेश मेहमान जुड़ रहे हैं। अमृत लुगुन, पूर्व सीनियर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लुगुन साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा आज से पहले तक जब भी हुई तो सबसे बड़ा जो एक तरह से फोकस रहा करता था रक्षा सौदों, रक्षा संबंधों को लेकर और सामरिक साझेदारी। लेकिन इस बार इस दौरे को आप किस तरह से अलग देखते हैं, क्योंकि सामरिक साझेदारी से तकनीकी साझेदारी की तरफ दोनों ही देश बढ़ रहे हैं। इनोवेशन ईयर है ये दोनों देशों के लिए। तो उसी कड़ी में है, हमें याद है कुछ ही महीने पहले फरवरी में ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन साहब, तो वो भारत आए थे, जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में आए थे। और 17 फरवरी को जो है फ्रांस इंडिया इनोवेशन जो ईयर है उसको मुंबई में उसका उद्घाटन किया गया था, दोनों हमारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैक्रो के द्वारा। और प्रेसिडेंट मैक्रो इंडिया आते रहे, बल्कि उनकी ये चौथी विजिट थी। वो 2024 में हमारे गणतंत्र दिवस के खास मेहमान भी रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री भी जो फ्रांस बराबर जाते रहे हैं। 2023 में वो जब फ्रांस के जो नेशनल डे है वहाँ पर वो उनके मुख्य अतिथि थे। और उसी समय जो है कि इंडिया फ्रांस 2047 ग्लोबल विजन लॉन्च हुआ था। और उसके तहत जो है कि हमारा लंबा चौड़ा प्लान है। और फिर उसी साल जो है कि उन्होंने जो हमारे दूसरे बड़े शहर है मार्साई, वहाँ भी जो एक हमारे नए कॉन्सुलेट जो है कि कभी फ्रांस में कोई कॉन्सुलेट रहा नहीं है, तो वहाँ पर उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो ये हमारे बढ़ते संबंध की ओर दर्शाता है। और फ्रांस से हमारा जो रिश्ता है काफ़ी व्यापक हो चुका है। तकनीकी क्षेत्र में तो ही है, स्पेस में जो है हमारे इसरो और जो CNES जो फ्रांस के जो स्पेस एजेंसी है उनके साथ हमारे कई जो है कि सैटेलाइट जो है कि फ्रांस जो गयाना है वहाँ से गए हैं। और फ्रांस ही एक, अगर हम थोड़ा पृष्ठभूमि में जाए तो फ्रांस ही एक यूरोपीय देश है जहाँ 1998 में हमने पहला जो सामरिक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को यूरोपीय देश से किया था। और फ्रांस के लिए भी भारत जो है कि पहला जो है कि गैर यूरोपीय देश था जिसे उन्होंने इस तरह का संबंध बनाया था। उसको प्रधानमंत्री के हमारे प्रधानमंत्री के रहते उसको ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर उसको बढ़ा दिया गया है। तो और जिस तरह से नीस के बारे में कहा कि वो बहुत अहम शहर है, बल्कि अब तो मार्साई में जो है कि जो हमारे यहाँ हर साल रायसीना डायलॉग होता है, तो उस तरह से रायसीना डायलॉग का जो मेडिटेरेनियन चैप्टर है वो फ्रांस में शुरू हो गया है। हमारे विदेश मंत्री जब गए थे तो ये हुआ था। तो इस तरह से हमारे संबंध बहुत बढ़ रहे हैं। और जो इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी पर जो जहाँ पर ये आजकल जोर दिया जा रहा है और जिस तरह से फ्रांस के साथ हमारे बढ़ रहे हैं। और फ्रांस के कई कंपनी जो है हमारे यहाँ जो है जैसे कि खास करके रेलवे में, सिग्नलिंग में, स्पेस में और खास करके रक्षा में जो है खास राफेल जो है कि एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। और उसके तहत मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है।
तो और रेलवे में जो है, रेल में है कि हालांकि अभी हमारे अन्य देशों के साथ हमारा संबंध है, लेकिन फ्रांस के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है। सिग्नलिंग वगैरह जो है काफ़ी सामान रेलवे से आता है, टेलीकम्युनिकेशन में भी आता है। मैं काफ़ी पहले फ्रांस में था तो समय ये सब जो है कि आधारशिला रखा गया था, जो कि अभी बढ़ते गया है। और क्योंकि यूरोपीय देश में फ्रांस ही एक ऐसा देश है जहाँ से हमें एक बहुत ही पावरफुल देश है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। जी हाँ, और हमेशा से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की दावेदारी को लेकर हमेशा फ्रांस समर्थन करता रहा है। तो फ्रांस भारत का एक सिर्फ साझेदार नहीं, एक भरोसेमंद साझेदार और भारत की विकास यात्रा में साथ है, क्योंकि होराइजन 2047 जब भारत अपने आजादी के 100 साल पूरा करेगा तो उस रोड मैप में भी फ्रांस लगातार भारत के साथ है। प्रोफेसर अंशु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर अंशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत इनोवेट्स का शुभारंभ करेंगे राष्ट्रपति मैक्रों के साथ। कैसे देखती हैं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत के साथ प्रधानमंत्री जब इस मंच पे मौजूद होंगे, तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फ्रांस का सिर्फ साथ नहीं होगा, बल्कि जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसकी शुरुआत से पहले ये कहा कि कौन इनोवेट करने जा रहा है भारत के साथ, कौन आगे बढ़ के इनोवेट करेगा, बात इसकी है। तो आप किस तरह से देखती हैं यहां से भारत की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में इस यात्रा को? रितु जी, ये यात्रा सुदीर्घ, सशक्त होने वाली है, सार्थक होने वाली है, क्योंकि इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है भारत इनोवेट्स का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं, और जब हम फ्रांस की ओर देखते हैं तो हमारा एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। 1998 के हमारे परमाणु परीक्षण से लेकर आज तक हमने देखा है कि चाहे रक्षा सहयोग का क्षेत्र हो, व्यापारिक सहयोग का क्षेत्र हो या सांस्कृतिक सहयोग का क्षेत्र हो, सभी में फ्रांस एक बहुत ही कहें कि सशक्त सहयोगी के रूप में हमारे साथ खड़ा रहा। इसीलिए फ्रांस के साथ हमारी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अब, और ये इसका यदि आधार स्तंभ देखें तो होराइजन 2047 रोड मैप है, जिसमें भारत के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए फ्रांस, चाहे आप रक्षा सहयोग का क्षेत्र देखें, स्पेस कोलैबोरेशन की बात करें, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात करें, सांस्कृतिक सहयोग की बात करें, तकनीकी सहयोग की बात करें, जो एक हॉरिजॉन्टल लेयर की तरह इन तमाम जो ये सहयोग के क्षेत्र हैं इनमें एक हॉरिजॉन्टल लेयर का काम करता है, इनकी बात करें तो फ्रांस हमारे साथ लगातार काम कर रहा है। जैसे उदाहरण दूं कि रक्षा के क्षेत्र में जो हमारे राफेल जेट इंजन के 6th जनरेशन पर काम चल रहा है, वो भारत में को मैन्युफैक्चर कर रहा है भारत फ्रांस, ताकि मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को मजबूत किया जा सके। लेकिन क्या प्रोफेसर अंशु आप ये मानती हैं कि इस यात्रा में प्रधानमंत्री की हम कई मतलब एक तरह से अहम फोकस रहेंगे? पहला फोकस इनोवेशन है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, एआई है। ये वो क्षेत्र है जिसे भारत ने पिछले 12 सालों में इसमें एक बड़ा निवेश किया है, और अब ये साझेदारी एक नए स्तर पर जारी है, क्योंकि इसके दूसरे दो फोकस जो हैं वो G7 का एक मंच होगा, और बायलैटरल संबंध तो हैं जो आप बता रही हैं कि ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे दोनों देशों ने अपने उस स्तर को ले गए हैं। तो इनोवेशन पे फोकस करते हुए जब हम बात कर रहे हैं तो लैब टू मार्केट ये एक बड़ी समस्या ना कहें, सफर का एक हिस्सा है। इसमें फ्रांस के साथ साझेदारी कितना सहयोग करने जा रही है? क्या नए मार्केट खुलेंगे भारत के लिए? अपार संभावना है, क्योंकि फ्रांस के उस नीस शहर में भारत इनोवेट्स का आयोजन होने जा रहा है, जो अपनी तकनीकी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। दुनिया की सर्वोत्कृष्ट स्मार्ट सिटीज में से एक है, अलग अलग इनोवेशन सेंटर्स हैं, 2500 के करीब यहाँ पर ये तमाम नवाचार से जुड़ी हुई जो तकनीकें हैं, एआई की और हम देखें तो वो महत्वपूर्ण कंपनीज यहाँ पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस लैब टू मार्केट मॉडल की आपने बात की है, ताकि ये जो स्टार्टअप्स हैं इनको फंडिंग मिल सके, इनके पास पैसा आ सके, इनको पैसा लगाने वाले एंजल इन्वेस्टर्स मिल सके, जब हम उसकी बात करते हैं तो इसी मॉडल को जो नीस में ये कंपनीज है वो फॉलो करती हैं। तो इस शहर का अपना एक महत्व है, इस जगह का महत्व है, और टाइमिंग का बहुत महत्व है। तो भारत की जो अलग अलग स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो सिलेक्टेड कंपनीज हैं, वो इसमें शिरकत करने वाली हैं, और तमाम जो ये हमारे भारतीय हैं, इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको अलग अलग विश्व के जो तमाम नीति निर्माता आप कह लीजिए, इन्वेस्टर्स कह लीजिए, और तमाम इस प्रकार की इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो दूसरे बिग शॉट्स हैं, उनसे मिलने का, बात करने का, संवाद करने का, अपने नॉलेज को एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यहां से गाड़ी हमारी
हमारी जो है तेज दौड़ना मुझे लगता है कि शुरू करेगी। बिल्कुल, 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स और डीप टेक इस मंच पर मौजूद होंगे। एम्बेसडर लुगुन, भारत G7 मंच का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत की भागीदारी खासकर आज के मौजूदा वैश्विक दौर में भारत और फ्रांस की साझेदारी, भारत की लगातार भागीदारी इस मंच पर किस तरह से बेहद अहम और अलग हो जा रही है 2026 में? हाँ जी, ये G7 में हमारे प्रधानमंत्री जो है लगातार 7 बार भागीदारी हो सके हुए हैं, और G7 में जो है कि लगातार भारत को पिछले वर्षों से बुलाया जाना ही एक बहुत मुख्य एक इंडिकेशन है कि जो विश्व भारत को देते हैं। एक समय चाइना को भी बुलाया जाता था, रशिया भी था, G8 होता था उस समय। अब चाइना को बुलाया नहीं जाता, उसके अपने कारण है। तो इस तरह से जो भारत का जो बैलेंसिंग रोल है वो बहुत अहम हो जाता है, खास करके जो विकासशील देशों के संबंध में। और ग्लोबल साउथ का जो वॉइस जो कहते हैं, जिसके कि आप उनके बिहाफ में बोलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भारत ने जब G20 होस्ट किया था कुछ ही सालों पहले, तो उसमें जो है कि अफ्रीकन यूनियन, जो कि इतना बड़ा भाग्य है जो विकासशील देशों का, 54 देशों का, उनको उनमें सदस्यता दिलाई थी। तो इस तरह से, और G7 जब शुरू हुआ था 1975 में, तो उस समय उनका जो विश्व में जो GDP का प्रतिशत करीब 70%, जो कि घट के अब 43% रह गया। अब दूसरे खेमे जैसे ब्रिक्स हुआ, SCO हुआ, इनका जो हिस्सेदारी है विश्व के GDP में, उनका बहुत बढ़ोतरी हो गया है। और भारत जो है कि G7 के अलावा ब्रिक्स में का भी सदस्य है। ब्रिक्स समिट तो इस साल भारत अभी करेगा भी, जैसे अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का चल रहा है। और फिर SCO में भी भारत मेंबर है, और इधर इंडो पैसिफिक में भी है, जहाँ की फ्रांस बहुत रोल प्ले कर रहा है। अब राइसीना डायलॉग का बाहर का चैप्टर फ्रांस में शुरू हो गया है, मेडिटेरेनियन पैसिफिक को लेकर के। तो भारत का रोल जो है कि एक जो बोलते हैं पुल की तरह, जो जहाँ पर कि एक तरफ शक्तियां जैसे चाइना है, रशिया है, ब्रिक्स में ब्राजील है, और दूसरे तरफ G7 है, जो कि विश्व के सबसे बड़े 7 बड़े विश्व के मजबूत आर्थिक ताकतों के मंच पर भारत होगा। प्रोफेसर अंशु, अगर हम पिछली भारत की भागीदारी G7 के मंच पर देखें और 2026 की इस भागीदारी को आप किस तरह से अलग भी देखती हैं, क्योंकि मौजूदा चुनौतियां वैश्विक जो हैं वो एक बहुत अलग हैं पिछले कुछ समय से। ऐसे में भारत की भूमिका को कैसे आप देख रही हैं, और भारत के लिए G7 का मंच क्यों अहम हो जाता है? देखिए, G7 को यदि हम देखें तो विश्व के शक्तिवान देश US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों और कनाडा इसके सदस्य देश हैं। और भारत हालांकि इसका एक परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन हर बार पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री को इसमें शिरकत करने के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें बायलैटरली और मल्टीलैटरली, क्योंकि G7 के जब आप पर्पस को देखती हैं ऋतु जी, तो वो अलग अलग जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका कैसे समाधान खोजा जाए, इस पर ये शक्तिवान देश काम करते हैं और दूसरे देशों को जोड़कर काम करते हैं। तो इसमें आप चाहे हमारे आसपास की उथल पुथल की स्थिति को देखिए, जो युद्ध इस वक्त चल रहे हैं, इसमें इन देशों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी दृष्टि से देखिए। फिर यदि हम सप्लाई चेन्स जो भी डिस्टर्ब हो रखी हैं, ऊर्जा सुरक्षा जिस तरह से डिस्टर्ब हो रखी वैश्विक स्तर पर, इसकी दृष्टि से देखें तो इसके समाधान को खोजने के लिए हो सकता है बात हो साइडलाइंस पर बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी मुख्य मंच से। और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि अलग अलग ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विशेषकर AI के क्षेत्र में, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जिस तरह से पूरे एक वैश्विक स्तर पर मल्टीलैटरल लेवल पर काम चल रहा है, उसको देखते हुए भारत का G7 से जुड़ा रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत की दृष्टि से देखें तो ये जो ग्लोबल साउथ का एजेंडा है, तो भारत ये तमाम जो विश्व के शक्तिवान देश हैं, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच में भारत एक पुल का काम करता है ऋतु जी, ताकि ये गैप समाप्त हो और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको नेतृत्व की भूमिका में आगे लाया जा सके। यही काम हमने
जब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी तब भी किया था, अफ्रीकन यूनियन को इसमें परमानेंट मेंबर के रूप में जोड़ के, और अभी हमारे पास इस वर्ष ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज इंदौर डिक्लेरेशन जारी हुआ है, इंदौर में कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है, ब्रिक्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके। तो ये समझना आवश्यक है कि भारत इस वक्त एक पिवोटल भूमिका में, भारत इस वक्त वैश्विक राजनीति की केंद्रीय भूमिका में है। तो फिर G7 जैसे मंच पे G7 के देशों के लिए भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत एक पुल की तरह काम करता है। बिल्कुल, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाती है ये कि भारत G7 के मंच पर उपस्थित रहता है, आमंत्रित रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर लुगुन आपका भी, और प्रोफेसर अंशु आपका भी विस्तार से बात करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की यात्रा से जुड़े तमाम पहलुओं पर अब से और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री फ्रांस के शहर नीस पहुंचेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुँचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। थैंक यू। क्या बात है मिस एनआरआई, बिग शॉट वेडिंग फोटोग्राफर बन गया है। क्या एनआरआई? एक क्लाइंट मुझे यूपीआई से पेमेंट करना चाहता है, लेकिन इंडिया में मेरे पास यूपीआई नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉबी पे यूपीआई है ना, अपने एनआरई एनआरओ अकाउंट को बॉबी पे यूपीआई के साथ लिंक कर, मैसेज सेंड या रिसीव कर। That's it? हाँ, Champions keep things simple है ना? बॉबी पे, one UPI app for everyone. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं, टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ते व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के बीच ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। भारत स्लोवाकिया के करीब 3 दशक पुराने कूटनीतिक संबंध अब नई संभावनाओं के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। हालांकि अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की यात्रा की थी। वहीं फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने भारत की यात्रा की थी।
दोनों देशों को उम्मीद है कि इस यात्रा से स्लोवाकिया और भारत के द्विपक्षीय संबंध एक नए युग में प्रवेश करेंगे। काफ़ी आशाएं हैं हमें इस यात्रा से, क्योंकि ये हमारे जो संबंध हैं उनको एक नए लेवल पे ले जाएगी और उसके बाद जो हमारे अगले दशक की जो दिशा होगी वो इस यात्रा से हमें लगता है कि जो डिसीजंस इस यात्रा में होंगे उससे आगे की जो कुछ सालों की जो हमारे इंडिया स्लोवाकिया का संबंध किस दिशा में जा रहा है उस ये निर्धारित होगा। भारत ने 1993 में स्लोवाकिया को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। लगातार मजबूत होते संबंध आज कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और तकनीकी में दोनों देशों का सहयोग बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 1.6 बिलियन यूरो के स्तर को पार कर गया। भारत फार्मास्यूटिकल्स, मोबाइल फोन और ऑटो कंपोनेंट्स का निर्यात करता है, जबकि स्लोवाकिया से ऑटोमोबाइल और मशीनरी का आयात भारत मुख्य रूप से करता है। इंडियन ऑटोमेकर्स के लिए काफ़ी यहाँ पर स्कोप बनता है, क्योंकि हमारा इंडिया में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। इफ समहाउ लॉजिस्टिक्स इज टेकन केयर, तो मुझे लगता है कि इंडियन ऑटोमेकर्स कैन सक्सीड हियर क्वाइट वेल। स्लोवाकिया प्रति व्यक्ति वाहन उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। इसे दुनिया की कार निर्माण राजधानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि भारतीय ऑटो कंपोनेंट कंपनियों और स्लोवाकियाई वाहन निर्माताओं के बीच सहयोग की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। व्यापार के साथ साथ लोगों के बीच बढ़ता योग, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहयोग द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर रहा है। There are relations between India and all kinds of European countries, and I think it's a big honor for Slovakia that the Indian Prime Minister is visiting. भविष्य में IT, AI, हरित ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा केवल एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत और स्लोवाकिया के बीच भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव रखने वाली यात्रा मानी जा रही है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। ये यात्रा न सिर्फ ऐतिहासिक रहने वाली है, बल्कि इस यात्रा से भारत और स्लोवाकिया के बीच में व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक संबंधों और दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में संबंधों का एक नया अध्याय लिखे जाने की पूरी उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, ब्रातिस्लावा से डीडी न्यूज के लिए। तो प्रधानमंत्री की 14 से 16 जून को होगी स्लोवाकिया की यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकी बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। हालात का जायजा लेने के लिए समिति के सदस्य बड़े शहरों और औद्योगिक कस्बों का भी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से इस समिति की घोषणा की थी, जिसे औपचारिक रूप से 26 मई 2026 को बनाया गया। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति की पहली बैठक हो चुकी है और काम करने का एजेंडा भी तैयार कर लिया गया है। गृह मंत्रालय इस समिति को सुचारू रूप से काम करने के लिए हर संभव मदद और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा। गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश इस समिति को दिया गया है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनी विशाल युवा आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड से आगे बढ़ाकर अमृत पीढ़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की है। शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल और नागरिक भागीदारी के क्षेत्रों में हुए सुधारों ने युवाओं को देश के विकास का केंद्रीय स्तंभ बना दिया है। सरकारी प्रयासों और योजनाओं के परिणाम स्वरूप आज देश में युवाओं की भागीदारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। शिक्षा क्षेत्र में आज जहां उच्च शिक्षा में नामांकन 2014 में 3 करोड़ 42 लाख था, अब बढ़कर 4 करोड़ 46 लाख हो गया है। वहीं कौशल विकास कार्यक्रमों ने करोड़ों युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ 64 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
जबकि राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप संवर्धन योजना के अंतर्गत 54,41,000 युवाओं को उद्योगों से जोड़ा गया। रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2020 से 25 के बीच में 3,45,00,000 युवाओं ने औपचारिक कार्यबल में प्रवेश किया, जो देश की अर्थव्यवस्था में युवाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। उद्यमिता के क्षेत्र में भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2014 में जहां मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या केवल 350 थी, वहीं आज ये बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो चुकी है। इससे भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो गया है। वहीं नागरिक और नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर 2,19,00,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। खेल और फिटनेस के क्षेत्र में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। खेलो इंडिया योजना के तहत 23,080 एथलीट्स को समर्थन मिला है, जबकि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 23,68,00,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी दर्ज की है। ये सभी उपलब्धियां भारत के युवाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन के वाहक के रूप में स्थापित कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा यही है कोल इंडिया। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। क्या बात है मिस एनआरआई, बिग शॉट वेडिंग फोटोग्राफर बन गया है। क्या एनआरआई? एक क्लाइंट मुझे यूपीआई से पेमेंट करना चाहता है, लेकिन इंडिया में मेरे पास यूपीआई नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉबी पे यूपीआई है ना, अपने एनआरई एनआरओ अकाउंट को बॉबी पे यूपीआई के साथ लिंक कर, मैसेज सेंड या रिसीव कर। That's it? हाँ, Champions keep things simple है ना? बॉबी पे, one UPI ऐप for everyone। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैश है ना? पापा, इतने पैसे? रख ले बेटा, काम आएंगे। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इंदौर 9 से 13 जून तक ब्रिक्स देशों के कृषि मंथन का वैश्विक केंद्र बना। कृषि कार्य समूह की बैठक के बाद शुक्रवार और शनिवार को ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में जिन मुद्दों को भारत की अध्यक्षता में रखा गया था, उन पर शनिवार को अंतिम दिन ब्रिक्स देशों की सहमति से इंदौर डिक्लेरेशन जारी हुआ। इंदौर में 2 दिन तक चली ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स कृषि सहयोग को नई दिशा मिली। किसानों के अधिकारों, पारंपरिक ज्ञान और बीज विरासत के संरक्षण हेतु ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट्स इन सीड सिस्टम की स्थापना पर सहमति बनी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ब्रिक्स एग्रो इनपुट्स जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के गठन, ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म और नॉलेज टू एक्शन हब के रूप में सशक्त बनाने तथा कृषि व्यापार, खाद्य सुरक्षा, जलवायु सहिष्णु कृषि, डिजिटल नवाचार, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर महत्वपूर्ण सहमतियां बनी हैं। ये पहले कृषि एवं खाद्य प्रणालियों को अधिक रेजिलिएंट, सस्टेनेबल और भविष्योन्मुखी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बैठक में ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज पहल पर भी जोर दिया गया। एक संयुक्त घोषणा आज सर्वसम्मति से ब्रिक्स कंट्रीज ने की है। ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की स्थापना। भारत में इस नेटवर्क के अंतर्गत प्राकृतिक खेती से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग के रूप में भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुरम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जवाबदारी भारत को मिली है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि कार्य समूह के अंतर्गत भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी एवं भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के ध्येय द्वारा निर्देशित है, जो वर्ष 2025 के रियो शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा व्यक्त जन केंद्रित और मानवता प्रथम के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता का दायित्व मिला है। यह हमारे लिए केवल गौरव का विषय नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। ब्रिक्स के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में से एक होने के नाते भारत ने इस दायित्व को पूरी गंभीरता से निभाया है। टीटी न्यूज के लिए इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बदलते मौसम, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान ने दुनिया की कृषि व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में दुनिया की करीब आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। यही वजह है कि इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक में जलवायु स्मार्ट कृषि को प्रमुख एजेंडा बनाया गया। भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में जल संरक्षण, उन्नत बीज तकनीक, डिजिटल कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिंचाई और कृषि अनुसंधान सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्री शामिल हुए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि छोटे और सीमांत किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए साझा रणनीति और नवाचार आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स देशों के बीच तकनीक और ज्ञान के आदान प्रदान से कम पानी और कम लागत में अधिक उत्पादन वाली खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही वैश्विक खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि विकास को भी नई मजबूती मिलेगी। If not all, are currently faced by climate change issues that we have got to deal with, climate events that really pose a threat to agriculture. And without us future-proofing agriculture against those, it becomes very difficult for agriculture to thrive. We are discussing a range of issues, including regenerative agriculture. That is very important for us to move into the new dispensation of agriculture. Climate financing is one of the topical issues. We would need to have climate financing for agriculture. हमने एक फ्यूचर रेडी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं ताकि जो है आने वाले समय में जो हमारी समस्याएं अभी से आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद आएंगी तो ये खाद्य सुरक्षा सबकी सुनिश्चित हो, सबके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसको ध्यान में रखते हुए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं तो उसके लिए हमें फ्यूचर की तरफ देखना होगा और उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है और जिससे कि यूथ की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़े और स्पेशली जो लोग महिलाओं को स्पेशली टेक्नोलॉजी से जो उनकी ड्रजरी है वो कम हो सके एग्रीकल्चर में, तो ये बहुत ज़रूरी है और इन सब मुद्दों पे अच्छी चर्चा हुई है। तो कृषि क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के सामने आने वाले समय में जो चुनौतियां आने जा रही हैं उसका समाधान इंदौर डिक्लेरेशन में रखा गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मम्मी
मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी। ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी है, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है। अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब कोई राह नजर न आए, नालसा का साथ पाए, मध्यस्थता से सुलह का रास्ता अपनाए, झगड़े मिटाए, रिश्ते सवारे, सुख शांति से जीवन सुखाए। नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार, कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। थैंक यू। क्या बात है मिस NRI, बिग शॉट वेडिंग फोटोग्राफर बन गया है। क्या NRI? एक क्लाइंट मुझे UPI से पेमेंट करना चाहता है, लेकिन इंडिया में मेरे पास UPI नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉबी पे यूपीआई ऐप है ना, अपने NRO अकाउंट को बॉबी पे यूपीआई ऐप के साथ लिंक कर, पैसे सेंड या रिसीव कर। That's it? हाँ। Champions keep things simple, है ना? बॉबी पे, one UPI ऐप for everyone। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया है। अयोध्या स्थित तीर्थ क्षेत्र में दान पात्रों को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को गंभीरता से लेते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विशेष जांच दल गठित किए जाने का अनुरोध किया था। सरकार द्वारा गठित इस SIT को जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर प्रारंभिक और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 सदस्यीय इस SIT में प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। टीम में लखनऊ मंडल के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और IG रेंज किरण S को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा विशेष सचिव वित्त विभाग नील रतन को भी इस जांच टीम का हिस्सा बनाया गया है। ये टीम मंदिर परिसर में प्राप्त दान, चढ़ावे और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच करेगी। राम मंदिर से जुड़ा ये मामला धार्मिक और संवेदनशील होने के कारण सरकार इसे अत्यंत गंभीरता से देख रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच का उद्देश्य मंदिर ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी भी प्रकार की गलतफहमी या अनियमितता को दूर करना है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। छोटा टाउन, बिग आइडियाज। कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि 0 से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। तब नो चिल, हाँ अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ये रुपए डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे यूपीआई ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा।
चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हारने पे तो चीटिंग गए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का संदेश देने वाला योग आज भारत की सांस्कृतिक विरासत से निकलकर वैश्विक जन आंदोलन बन गया है। हर वर्ष 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है, बल्कि मानवता को तनाव मुक्त, संतुलित और सकारात्मक जीवन की दिशा भी दिखाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में होने वाला है। देखिए इस खास रिपोर्ट को और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल की तरह दुनिया भर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जहां हजारों लोग एक साथ योग करेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस साल पूर्वी भारत में योग दिवस प्रस्तावित था, इसलिए कोलकाता को चुना गया। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और अन्य महान विभूतियों की प्रेरणा से जुड़े विषयों को कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री जी प्रमुख दिवस को योग कार्यक्रम को लीड करते हैं और पूर्व भारत में उनका प्रस्तावित था, तो इस बार फिर बंगाल, पश्चिम बंगाल को चुना गया, कोलकाता को चुना गया। गंगोत्री में जहाँ उद्गम हुआ, गंगा सागर जहाँ सागर को मिलन होता है, प्रत्येक दिन एक योग का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज से लेकर के 20 तारीख तक कर रहे हैं। इस वर्ष की योग की जो थीम है वो थीम है योग फॉर हेल्थी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग। क्वालिटी एजिंग ये भी एक विषय है कि हम स्वस्थ रहें, लंबी आयु जिए, लेकिन साथ में स्वस्थ जिएंगे तभी उस लंबी आयु का लाभ है। इस बार वंदे योग यानी वंदे मातरम के साथ योग को जोड़ा गया है। साथ ही मुख्य कार्यक्रम के दौरान आयुष आहार बंगाल के लिए विशेष तौर पर परोसा जाएगा। इस वर्ष दुनिया भर के 6000 स्थानों पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए व्यवस्था की है जो किसी कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सकते हैं। वे घर बैठे डिजिटल माध्यम के जरिए सीधा प्रसारण देखकर योग कर सकेंगे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए हमने एक विशेष रूप से कम्युनिकेशन हमने हमारे सोशल मीडिया माध्यमों से भेजा है। हम सबके पास से प्रसारित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ योग करो आप घर में, क्योंकि लाइव होता है, तो टीवी चालू करें, दूरदर्शन लगाएं और प्रधानमंत्री जी के साथ योग करें। फिर वो योग करते हुए आप प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी सेल्फी लें और उस सेल्फी को आप अपलोड करें। उसमें आप हर घर योग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हैशटैग को आप इसको टैग करके सोशल मीडिया में पोस्ट करें। योग दिवस से पहले देश भर में रन फॉर योग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। आयुष मंत्रालय का कहना है कि योग को केवल 21 जून तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से योग 365 अभियान शुरू किया गया है, जो वर्ष के 365 दिनों तक नियमित योगाभ्यास को बढ़ावा देगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले। लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय